हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन। तो यार इलास्टिसिटी हमने स्टार्ट कर दिया, कुछ बेसिक बातें हमने कर दी। आज थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए, तो यार हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन की, प्लास्टिसिटी की, वो छोड़ो प्लास्टिसिटी, सीधा किस पे आते हैं अब हम? इलास्टिसिटी पे। ओके, तो इलास्टिसिटी में एक हमें इलास्टिसिटी का कंसेप्ट चाहिए, एक स्ट्रेस चाहिए, एक स्ट्रेन चाहिए। वो जो बीच की बातें थी वो कहानी थी भाई, पता होनी चाहिए, वो पढ़ते रहना। तो हमें एक कंसेप्ट कौन सा चाहिए? सीधा आ गया काम की बात पे, बिना इधर उधर की बातें मारे हुए। इलास्टिसिटी। एक हमें बात चाहिए यार किसकी? स्ट्रेस की, लास्ट टाइम हम बात कर ही रहे थे। और एक स्ट्रेन। स्ट्रेस पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पता होनी चाहिए, रिवाइज कर लेना भाई। स्ट्रेन पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पता होनी चाहिए। इलास्टिसिटी चलो हमें पता ही है, एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स पता ही है। एक यार और पॉइंट आ गया, एक ना इलास्टिक लिमिट भी पता होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट, हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक तो कोई होता नहीं है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी कुछ क्या है, इलास्टिसिटी है। अब इलास्टिसिटी क्या हुई? एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। तुमने फोर्स लगाया, हटा दिया, वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। तुमने फोर्स लगाया, फिर हटा दिया, वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। लेकिन यार अगर फोर्स लगाते 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 एक लिमिट क्रॉस कर जाओगे ना, फिर थोड़ी यार अपनी ओरिजिनल शेप गेन करेगा। साला तोड़ ही दोगे तुम उसको, फिर थोड़ी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। वो जो इलास्टिक होती है, वही अंडरवियर वाली, यार वो खूब खींच जाती है, खूब खींच जाती है, लेकिन ये थोड़ी है कि अब वो टूटेगी नहीं। उसकी भी लिमिट क्रॉस करवा दोगे तो आखिर वो भी तो टूट ही जाएगी ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है उसमें इलास्टिसिटी है, तो उस पर फोर्स लगाओगे, छोड़ोगे, वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। लेकिन यार फोर्स लगाने की भी कुछ लिमिट होती है। अगर लिमिट क्रॉस कर दोगे तो फिर ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। अब उसी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। जरूरी नहीं है टूटे ही, कई बार निशान ही पड़ जाएगा उसमें परमानेंट। अगर निशान पड़ रहा है, इसका मतलब तुमने उसकी इलास्टिक लिमिट क्या करवा दी थी? क्रॉस करवा दी। सीधा हिसाब, वो फोर्स जिसके बाद उसने ओरिजिनल शेप गेन नहीं करनी, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट चेंज आ जाना है, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, जोर लगा रहा हूं, छोड़ दिया, या वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, छोड़ रहा हूं, अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है, कोई निशान विशान भी नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इसको जरूरत से ज्यादा जोर लगा दूंगा, मुड़ जाएगा, तो यहां पे निशान सा पड़ जाएगा। टूटेगा तो नहीं, निशान सा पड़ जाएगा ना। अब निशान पड़ गया मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में ये नहीं जा पाया, इसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन आ गई। तो इलास्टिक लिमिट मतलब वो फोर्स जहां तक आप लगाओ तो पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक इलास्टिक लिमिट तो होती ही है जी। ओके, हम स्टार्ट करेंगे आज की कार्रवाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से इस चैप्टर के, दैट इज हुक्स लॉ। लिखो जी, हुक्स लॉ। ये मिटा दिया, ये तो चलो पुरानी बात चल रही थी। तो अगली बात आ गई हुक्स लॉ। भाई हुक्स लॉ कहता है, सिंपल है, एक आपने हुक्स लॉ ना वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन और एक कंप्रेशन और दूसरे को क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। हाँ, कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। बेटा वहां पे भी पड़ा हुआ है, ये भी हुक्स लॉ ही है, ठीक है, ये भी है, लेकिन यहां हुक्स लॉ थोड़ा सा दूसरे टर्म्स में आएगा। तो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में अगर आप हुक्स लॉ पढ़ रहे हो तो हुक्स लॉ क्या कहता है?
सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हेडिंग डाल लेना, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां बड़ी सिंपल सी बात है हुक्स लॉ की, कि इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में हुक्स लॉ क्या कहता है, कौन सा लिखोगे, जो मर्जी लिख लेना। अब पता ही है वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर का टेस्ट हो रहा है भैया, उसमें हुक्स लॉ आ जाए तो वही वाला लिखना। अगर तुम्हारा टेस्ट ही इलास्टिसिटी वाले चैप्टर का हो रहा है, हुक्स लॉ आ जाए तो यही लिखोगे। हाँ, ओवरऑल टेस्ट हो रहा है, हुक्स लॉ उसने कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ बोल रहा है हुक्स लॉ, तो भाई जो मर्जी लिखा लेना, दोनों सही मान लिए जाएंगे। हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी ये क्या कहता है बेटा, स्ट्रेस डेवलप्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डेवलप्ड इन द ऑब्जेक्ट, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बस यही है हुक्स लॉ, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल बढ़ा देते हैं आगे। यही है आपका हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसका मतलब बेटा क्या निकलता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट आता होता है, इनटू स्ट्रेन, यानी इसको क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हुक्स लॉ को इस फॉर्म में भी आप कह सकते हो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, अब अगली बात, इसको और आगे बढ़ाओ भैया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये जो कांस्टेंट था इसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी। या इसको कई बार हम ई से भी डिनोट करते हैं। ई फॉर बेटा जी, एलिफेंट नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और ई से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, कुछ नहीं, हुक्स लॉ, बस खत्म, कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बात खत्म। हुक्स लॉ यही है, ठीक है जी। अब बात आती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या चीज है, वो तो हो गया, डेफिनेशन तो इसकी यही बोल दोगे, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप्ड इन एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेस तभी पड़ेगी जब कोई फोर्स लगाओगे उस पर, स्ट्रेन तभी लगेगी जब कोई फोर्स लगाओगे। अब अगली बात मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आ रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, पूरा बोर्ड मैंने यूज करना है। तो अगली बात मैं किस पे आ रहा हूं, सीधा भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। तो अगली बात मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज है वो देख लो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ये। अगली बात मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ही करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले तो ई, ठीक है जी, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई। हमने अभी बात की कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेसिकली क्या है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देख, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की क्या होती है, नो यूनिट। अब इसलिए जो ई बनेगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी याद रखना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या लेनी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब अगली बात यार, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये तीन कैटेगरी में जाएंगे, ई है यार, ठीक है, ई है, इसको मैं तीन कैटेगरी में बांट दूंगा। तीन टाइप के होते हैं मान लें, एक जिसको कहते हैं बेटा यंग्स मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, जवान वाला नाम था यार, बूढ़ा होके भी इसको यंग यंग बोलते होंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पूरा लिख लेना MOE, मोई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक जिसको हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक जिसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ, भैया सब पे न्यूमेरिकल है, सब पे न्यूमेरिकल है, अब मजे वाली चीजें शुरू होने वाली हैं आपकी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन टाइप का, यंग्स, बल्क एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, इसको Y से डिनोट करेंगे हम, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम K से डिनोट करेंगे। बेटा कहीं कहीं अब कैपिटल B से भी कर देते हैं, मैंने K से डिनोट कर दिया। MOE क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका नाम क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ये ईटा से ही होना है, ईटा, ठीक है जी, पता ही होगा, सिंबल चलते रहते हैं। तो Y, कैपिटल Y, K, ईटा। ध्यान से सुनना, अगर यार किसी वायर की बात चल रही है, वायर लेंथ वाइज बात चल रही है, वायर है यार, ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L है और इस पे मैंने लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। जब लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाऊंगा तो इसमें जो स्ट्रेन आएगी वो भी कौन सी आएगी? लॉन्गिट्यूडनल ही आएगी, ठीक है, लेंथ वाइज बात चल रही है। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आई, ये नॉर्मल फोर्स है, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया हुआ, मिट जा भाई, फोर्स है ये, ठीक है जी। यहां से जो भी चीज बनेगी उसको यंग्स मॉडुलस कहेंगे। अब है तो ये यार स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है ना, है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। लेकिन अगर ये केस है पर्टिकुलर लेंथ वाइज, तो जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो नॉर्मल स्ट्रेस होगी और करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी परपेंडिकुलर वाली और नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर लगेगी तो उस वक्त जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगा यार उसको हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। केस अलग हो गया। अगर कोई वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम है, बॉक्स है, ब्लॉक है, बॉल है, जो वॉल्यूम है, जितनी वॉल्यूम है भाई, अब इस पे अगर चारों तरफ से तो फोर्स लगा देगा तो देख स्ट्रेस तो तेरी नॉर्मल ही रहेगी, परपेंडिकुलर लगाई, लेकिन स्ट्रेन कैसी हो जाएगी इसकी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगी ना। ये देख वॉल्यूम कम हो गई तो डेल्टा वी यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी। अब बल्क मॉडुलस यानी कि के यार है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही। अब ऊपर से लगा रहे हो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस लग रही है, नॉर्मल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर वाली है इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल रहा हूं यहां पे। तो नॉर्मल स्ट्रेस के नीचे अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाए तो ये क्या हो गया? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। तो ये हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। केस का फर्क हो गया, ठीक है। अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, देख बताया था पिछले लेक्चर में, अगर बेटा जी टेंजेंशियल फोर्स लगाओ तो देख इसकी शेप में चेंज आ जाएगा, शेप में चेंज आएगा तो जो स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेन उसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। याद करो, अगर इसको डेल्टा एल, इसको एल मान लूं तो थीटा क्या है?
शेयर स्ट्रेन, ये जो थीटा है इसको डेल्टा एल बाय एल भी यूज कर सकते हैं। तो यार अगर स्ट्रेस कैसी है, टेंजेंशियल है, यहां नॉर्मल स्ट्रेस थी, नॉर्मल, यहां नॉर्मल स्ट्रेस थी, स्ट्रेन कैसी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसी, वॉल्यूमेट्रिक। अगर स्ट्रेस कैसी है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और स्ट्रेन कैसी है, शियर स्ट्रेन, तो यहां से जो बात बनेगी, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा उसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलेंगे। तीन तरह के मॉडुलस हो गए भाई, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सबका बहुत 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 यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। तो ये तीन तरह के मॉडुलस हैं। अब थोड़ा सा और देख लो, तीनों की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार स्ट्रेस की यूनिट होती है, स्ट्रेन की तो होती नहीं, स्ट्रेस की होती है, स्ट्रेन की तो होती नहीं, स्ट्रेस की होती है, स्ट्रेन की तो होती ही नहीं। तो यूनिट सबकी क्या आएगी भाई मेरे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दूं तो इसको मैं F अपॉन A अपॉन डेल्टा L बाय L लिख दूंगा, ठीक है जी। या इसको F बाय A L बाय डेल्टा L लिख दूंगा, L ऊपर चले गया तो y इक्वल टू क्या आ गया, FL बाय A डेल्टा L। यार ये फार्मूला बहुत चलेगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगा। F बाय A डेल्टा नहीं रहा, L ऊपर चल जाएगा, F इंटू L बाय। इसको मॉडिफाई करेंगे, कई फॉर्म में लेकर आएंगे जब यंग्स मॉडुलस अलग से डिस्कस करेंगे। कई बार यूज होगा कि कई और भी फॉर्म में मॉडिफाई करते हैं, लेकिन पहले मैंने फ्लो चार्ट के रूप में समझाना था ना सारी बात को। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस तो चल F बाय A रहेगी, ये क्या आ गया डेल्टा V बाय V। बेटा यार ये नेगेटिव लेते हैं, आमतौर पर इसको नेगेटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है। हाँ अगर एक्सपेंशन हुई हो तो पॉजिटिव ले लेना भाई, लेकिन आमतौर पे तो इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव ही लेते हैं। ओके, ये भी बात हो गई। यूनिट इसकी मैंने बोल दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगी। अच्छा एक और बात, ऐसी स्थिति में जब वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा ना तो चारों तरफ से फोर्स लगाओगे। अब चारों तरफ से जब फोर्स लगा रहे हो, वो नॉर्मली लगा रहे हो, तो वो फोर्स है ना बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहां से जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो इसको आमतौर पर प्रेशर के टर्म्स में भी लिखा जाता है। देख डेल्टा वी है, वी ऊपर चले गया, प्रेशर के टर्म्स में भी लिखा जाता है। और प्रेशर को भी पी के बजाय चेंज इन प्रेशर बोला जाता है, क्योंकि देख प्रेशर जो थोड़ा बहुत उसमें लग रहा था, लग ही रहा था, उससे उसकी शेप थी, तूने प्रेशर और लगा दिया, मतलब तेरे चेंज इन प्रेशर के कारण उसकी शेप में क्या आया, चेंज आया। तो इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि K इज इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं, माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा V इंटू V। ऐसे भी इसको लिखते होते हैं, ठीक है जी। अब इसको देख लिए, इसको मॉडिफाई करेगा तो वैल्यू वगैरह पुट करेगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस। वो तो देख फोर्स अपॉन एरिया रहनी है, टेंजेंशियल स्ट्रेन की जगह क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, F बाय A थीटा, या फिर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो, डेल्टा L बाय L भी पुट कर सकते हो। देख बन तो यही जाएगा उससे, लेकिन चीज अलग अलग है, ये और चीज है, वो और चीज है। यहां L उसकी वायर की लेंथ है, वहां पे L उस बक्से की साइड है, तो दोनों में फर्क है। तो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको बेटा बिल्कुल एंड क्लियर होने चाहिए कि एक यंग्स मॉडुलस होता है, एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। नोट करो, अगली बातों को फिर लेकर आ रहे हैं अभी। हाँ जी बेटा, तो फिर हमने यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनकी अभी अभी बातें की बेटा। तो ये तीनों जो चीजें है ना भाई, यंग्स मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, बस ये लगा लो पूरी इलास्टिसिटी
बस इन्हीं पर बेस्ड है यार, ठीक है। थोड़ा सा 5-7 मिनट, वो फ्लो चार्ट में जगह नहीं थी, 5-7 मिनट इन तीनों के बारे में और डिस्कस करेंगे, 5-5 मिनट तीनों के बारे में, 15-20 मिनट टोटल लग जाएंगे। कुछ और इनसे रिलेटेड टर्म्स आएंगी तो इन्हीं को अभी टेकअप कर रहे हैं बेटा, बाकी उसके बाद देखते हैं अब किधर को अपनी गाड़ी चलेगी। तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं, लेंथ वाइज अगर केस चल रहा है तो यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अगर हम लेंथ वाइज बात कर रहे हैं तो बात किसकी आई, यंग्स मॉडुलस की। तो यार यंग्स मॉडुलस किससे डिनोट करना है इसको, y से करना है। यार जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अच्छा स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, जो भी यूनिट है किसकी है, स्ट्रेस की है। ये क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे 9 यूनिट। अब इसके हिसाब से यार ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है सबकी, चाहे वाई हो, चाहे के हो, चाहे ईटा हो, ठीक है। तीनों की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो ये प्रेशर ही है। याद करो डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में ये आए थे तीनों, यंग्स मॉडुलस भी आया था, बल्क मॉडुलस भी आया था, केसर नोट वहां बी से किया था शायद, और ईटा भी आया था। तो तीनों की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और तीनों की डायमेंशन ml-1 t-2। याद करो हमने बोला था कि यार इनकी डायमेंशन होती है प्रेशर वाली, यही लिख दिया था बोर्ड पर, प्रेशर वाली। तो जो प्रेशर इलास्टिसिटी जो मर्जी हो यूनिट है, और वही इनकी क्या है, डायमेंशंस हैं। तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन प्रेशर वाली, ओके। अब बात चल रही थी कि यार कोई वायर होनी चाहिए। अब वायर होगी तो थोड़ा इसका मैग्नीफाइड व्यू बना दिया हमने, इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, इसको आपने खींच दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे दी, ये आ गई इसकी चेंज इन लेंथ, ये थी भाई ओरिजिनल लेंथ। और यंग्स मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, F डिवाइडेड बाय A इंटू L डिवाइडेड बाय डेल्टा L, ओके। ये ठीक है, याद हो गया। कई बार क्या होता है, इसके नीचे ना हमने वायर के नीचे कुछ वेट लटकाया हुआ, ये मैंने इसलिए दोबारा करा दिया कि जो A है, A आपको क्लियर हो जाए यार, A क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अच्छा कई बार इसका रेडियस दिया होता है, तो यार ये सर्कुलर है ना, वायर वगैरह क्या रहेंगी, सर्कुलर रहेंगी। तो कई बार क्वेश्चंस रेडियस के टर्म्स में आएंगे, तो कुछ नहीं है, ए की जगह क्या पुट हो जाएगा, रेडियस भी पुट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एल, यहां क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा एल। तो बेटा ये एक्सप्रेशन इस टर्म्स में भी चलती है, चलेगी, चलती रहेगी। या फिर कई बार वो कहता है कि इसके नीचे जो फोर्स लगा, ये है ना फोर्स, किसी ने फोर्स लगाया तभी तो नीचे की ओर वायर खींच गई है। अब कई बार सिचुएशन आ जाती है कि जो फोर्स है वो कहां से आ रहा है, हमने इस वायर के नीचे कोई मास हैंग कर दिया था जी। अब मास हैंग किया था तो नीचे क्या लग रहा था, उसका वेट लग रहा था। तो ये जो फोर्स है वो कहां से आ रहा है, इस वायर पे जो हमने छोटा सा मास लटका दिया, छोटा बड़ा जो भी, उसके वेट के कारण जो फोर्स आ रहा है। तो फोर्स की जगह पर कई बार हम mg भी यूज करेंगे, एरिया की जगह कई बार पाई आर स्क्वायर भी यूज करेंगे, डेल्टा एल तो चलो वही रहेगा, एल भी वही रहेगा। तो यार ये हो गया तुम्हारा यंग्स मॉडुलस की बात, इसका बहुत यूज होगा। मैं बस एक बार 5-5, 7-7 मिनट इनकी बातें कर रहा हूं। यंग्स मॉडुलस की बात बेटा सारे सॉलिड्स में आएगी, हर एक सॉलिड का अपना एक यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता ही होता है।
यूज इसका कब होता है, जब उस मटेरियल को वायर की शेप में हमने रख रखा है, क्योंकि यहां पे लेंथ वगैरह सारी चीजें आएंगी ना, फिर लेंथ, चेंज इन लेंथ, तो वायर की शेप में तब आएगा। अदरवाइज जितने भी सॉलिड्स है सबका अपना अपना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। आपके सामने यंग्स मॉडुलस की एक लिस्ट आ रही है, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा, जिसकी जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है यार उतना ही उसका यंग्स मॉडुलस होता है। वाइस वर्सा लगा लो कि जितना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उतना ही वो इलास्टिक मटेरियल माना जाएगा। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा, मतलब कि स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा। वो जो वैल्यू लिख रखी है उसमें 10 की पावर 7 में लगा देना। पूरा टेबल को ध्यान से देखो, तो आपको याद नहीं करना ये तो वैसे ही लगा दिया, याद नहीं करना है इसको, बस एक आइडिया लेना है कि किस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना का होता है। जस्ट एन आइडिया कि स्टील का कितना है, एल्युमिनियम का कितना है, आयरन का कितना है, जस्ट एन आइडिया। हर एक सॉलिड का अपना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता ही होता है। ओके, अगर हम बात करें अब किसकी, बल्क मॉडुलस की, तो बेटा बल्क मॉडुलस फिर वही बात कि अगर वॉल्यूम का कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ है बस, वॉल्यूम तो हर एक चीज की होती है, लेकिन वायर होगी ना उसकी लेंथ ही डोमिनेट कर रही होगी, वॉल्यूम फील ही नहीं होगी, होती तो है ही है। लेकिन अगर कोई बल्क मटेरियल है जिसकी वॉल्यूम काफी है, तो ऐसी स्थिति में किस चीज का यूज होगा, बल्क मॉडुलस का यूज होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेटा, वो वही के से इसको नोट कर दिया, ऊपर तो क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है ना। यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन इसकी वही ml-1 t-2 प्रेशर वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे बाहर से चारों तरफ से फोर्स लगाया, लेकिन उसको हम आमतौर पे प्रेशर लगाया ही बोल देते हैं, और प्रेशर भी नहीं, चेंज इन प्रेशर भी बोल देते हैं, तो उसको चेंज इन प्रेशर ही बोल दिया। इसको थोड़ा सा अगर वैल्यू पुट की तो स्ट्रेस की जगह F/A, स्ट्रेन की जगह डेल्टा V/V बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रेपिटेशन ही करवा रहा हूं। ये चीज क्या हो गई थी, इसको मैंने डेल्टा P लिख दिया था, ये नीचे डेल्टा V नेगेटिव है, इसके कारण यहां नेगेटिव लगा दिया, और ये V चले गया आपका ऊपर, तो ये बल्क मॉडुलस है। ठीक है, पता होना चाहिए। अब जो बल्क मॉडुलस है ना बेटा, ये सॉलिड्स का भी होगा, लिक्विड्स का भी होगा, गैसेस का भी होगा। तो गैस का हम यंग्स मॉडुलस नहीं बात कर सकते, गैस है, गैस कौन सी वायर के फॉर्म में बना लोगे, उसका हम यंग्स मॉडुलस होता है ऐसा कुछ नहीं बात कर सकते। हां, बल्क मॉडुलस सॉलिड्स के केस में भी यूज करेंगे हम, लिक्विड्स के केस में भी यूज करेंगे, और गैसेस के केस में भी यूज करेंगे। क्योंकि देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो गैस की भी हो सकती है भाई, गैस किसी कंटेनर में डाल रखी है, आप उसको ऊपर से दबा के उसकी वॉल्यूम कम कर रहे हो, तो वहां पे बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट आएगा। तो गैसेस का भी बल्क मॉडुलस हो सकता है, लिक्विड्स का भी हो सकता है। लिक्विड्स गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड बहुत कम कंप्रेस होते हैं, गैसेस तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, लिक्विड्स बहुत कम कंप्रेस होते हैं, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो हो ही जाते हैं। आइडियल लिक्विड होगा तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा, नॉर्मली ये कंप्रेस नहीं होते हुए नजर आते हैं, मगर थोड़ा बहुत मान लेते हैं कंप्रेस हो जाते हैं। तो यंग्स मॉडुलस हम सॉलिड लिक्विड तीनों के लिए बात नहीं करेंगे, बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, और गैसेस के लिए भी, तीनों के लिए होगा। फिर वही बात, स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको बल्क मॉडुलस का भी आइडिया दे देते हैं। जस्ट स्टडी करनी होती है, आइडिया लेना होता है कि यार किस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है,
किसका कम, किसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा आ रहा है, किसका बल्क मॉडुलस कम आ रहा है। तो जस्ट फॉर एन आइडिया यू कैन सी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, सॉलिड की भी देख सकते हो, लिक्विड की भी देख सकते हो, गैसेस की भी देख सकते हो। अब बेटा बल्क मॉडुलस वाले केस में एक न्यू टर्म और आ रही है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, नोट कर लेना भाई, कंप्रेसिबिलिटी न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है ये, लेकिन मैं पहले इसकी थ्योरी सारी निपटा दूंगा, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, इकट्ठे फिर आप अपनी असाइनमेंट में से करते रहोगे। तो एक टर्म आ रही है बेटा कंप्रेसिबिलिटी, सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है जी, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस का भाई बस क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को सी से नोट कर देते हैं, और ये क्या हो गया 1/k हो गया। बाकी फार्मूला तुम्हें पता ही है, k का जो फार्मूला है उसको पलटा दो। ठीक है, k का जो भी फार्मूला होगा उसको आप पलटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा जी आपका कंप्रेसिबिलिटी। पता होना चाहिए यार, वो वैसे ही कुछ एग्जाम में क्वेश्चन डाल देगा और वो कंप्रेसिबिलिटी दे देगा और तुम्हें कहेगा सॉल्व करो, ये निकालो, प्रेशर निकालो, चेंज इन प्रेशर निकालो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी दे दी, मतलब तुम्हें क्या प्रोवाइड कर दिया, यंग्स मॉडुलस, सॉरी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल का प्रोवाइड कर दिया अगले ने। कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दी, मतलब उसने क्या प्रोवाइड कर दिया, बल्क मॉडुलस ही प्रोवाइड कर दिया आपको। ठीक है जी, एक ये बात हो गई। अब हम तीसरी बात क्या कर रहे थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पता ही है आपको, कंसेप्ट क्या था, वो शेयर स्ट्रेन वाला कंसेप्ट था ना। जब आप उसकी क्या कर रहे हो, शेप चेंज कर रहे हो, ये कोई सॉलिड है और इसकी क्या कर रहे हो, शेप चेंज कर दी, इसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं यार। अब तक तो याद हो गया होगा, ये क्या है आपकी शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, शेयर स्ट्रेन बोल दिया। यहां से जो आया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऊपर तो स्ट्रेस ही है, नीचे तो स्ट्रेन ही है, यूनिट डायमेंशन वही रहेंगी। ऊपर क्या आ गया F/A, नीचे क्या आ गया टेंजेंशियल स्ट्रेस है ये, थीटा आ गया, या फिर F/A, इसकी जगह क्या लिख दिया था डेल्टा L/L, तो थीटा की जगह डेल्टा L/L। फार्मूला तो देखो यंग्स मॉडुलस वाला ही बन गया, F/A L/डेल्टा L, F/A L/डेल्टा L, लेकिन वो अलग चीज है। यहां पे L का मतलब लेंथ है, वहां पे L का मतलब उसकी साइड है। तो जी फार्मूले रटने पड़ेंगे। ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड्स का ही हो सकता है, लिक्विड्स का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता। अब लिक्विड है, लिक्विड की तो टेढ़ा कैसे करेगा, लिक्विड तो फ्लो हो जाएगा। गैसेस का भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी समझ लो ना के बराबर, लिक्विड्स का बहुत कम, गैसेस का तो और भी कम। तो जब बेटा पॉइंट ये है, जब बल्क मॉडुलस की बात आएगी तो लिक्विड्स के लिए भी आ जाएगा, गैसेस के लिए भी आ जाएगा। गैसेस वाले क्वेश्चन कर रहे हो उसमें भी बल्क मॉडुलस का यूज होगा, लिक्विड्स में भी हो जाएगा, करेंगे हम। सॉलिड्स का तो है ही है, लेकिन जब आप यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हो इसमें नॉर्मली सॉलिड्स ही होंगे अपने पास, वो भी लेंथ वाइज। जब आप मॉडुलस और रिजिडिटी की बात कर रहे हो इसमें भी हमारे पास सॉलिड्स ही होंगे। मटेरियल्स के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आपको थोड़े से स्क्रीन पे शो कर देते हैं फॉर जस्ट एन आइडिया बेटा। तो ये चीज खैर मैंने डिस्कस कराई दी थी फ्लो चार्ट में, लेकिन एक तो देखो
कंप्रेसिबिलिटी वाली टर्म नहीं आ गई, दूसरा जो एडिशन थी, तीसरा ये भी बातें हो गई कि यार ये सॉलिड्स के केस में होगा, ये सॉलिड्स के केस में होगा, ये तीनों केस में होगा। एक कोई सॉलिड है, मान ले एक कोई भी सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल, उसके तीनों उसका यंग्स मॉडुलस भी होगा, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी होगा, उसका बल्क मॉडुलस भी होगा। सॉलिड के पास तो तीनों चीजें हैं ना, किसी भी सॉलिड के पास तीनों चीजें, तीनों का यूज होगा। लेकिन अगर बल्क मॉडुलस की बात करोगे तो लिक्विड्स का भी हो जाएगा। लिक्विड्स का यंग मॉडुलस कोई इलॉजिकल बात, लिक्विड का मॉडुलस और रिजिडिटी इलॉजिकल सी बात हो जाती है, वो नहीं होते हैं। लेकिन जैसे अब कोई कह दे मॉडुलस रिजिडिटी ऑफ गैसेस कितना होता है, कहता है ना भैया बहुत 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 कम होता है, ना के बराबर होता है, कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। हाँ सॉलिड होता जरूर मॉडुलस और रिजिडिटी डिस्कस करवा देता। तो एक तो बेटा ये चीज, बीच में कंप्रेसिबिलिटी, चार टर्म्स है अब तुम्हारे पास, चार, वाई, के, सी। के और सी एक ही बात है, वो कभी कंप्रेसिबिलिटी दे देगा न्यूमेरिकल में, कभी डायरेक्टली बल्क मॉडुलस दे देगा, और एक ईटा। चार टर्म हो गई, एक पांचवी टर्म लेके आ रहा हूं, ये अलग मानते नहीं है, ये तो के और सी एक ही बात हो गई ना, फिर भी वो देगा पता होना चाहिए। एक और चीज लेकर आ रहे हैं यार, एक टर्म है पॉइसन्स रेशियो, लिखना है यार, एक टर्म आएगी जिसको हम कहते हैं पॉइसन्स, POISSIONS, पॉइसन्स रेशियो। हम क्या करते हैं कि ये जो आज का लेक्चर है ना पूरा, ये न्यूमेरिकल वाला लेक्चर बना देते हैं टोटली। इसमें जितनी भी न्यूमेरिकल्स के लिए हमें चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन चीजों को क्या करते हैं, टेकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल वाला लेक्चर ही बना देते हैं। जितनी भी न्यूमेरिकल आगे पीछे बुक्स में देखो आगे पीछे दी होंगी चीजें, मैं एक ही जगह पर अरेंज कर ले आया हूं। तो एक बात हमने क्या करनी है, पॉइसन्स रेशियो, ध्यान देना बेटा। अब ये पॉइसन्स रेशियो क्या चीज है, तो अगली बात हमने बोला एक और टर्म लेकर आते हैं, पांचवी, चौथी मानेंगे, देख, पॉइसन्स रेशियो, ठीक है जी। अब पॉइसन्स रेशियो, मान ले अपने पास एक वायर है, वायर ये भाई, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर दिया, मतलब बड़ा सा पाइप ही बना दी, पाइप नहीं वायर है, ठीक है। अब यार इसको अगर तुम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देते हो तो मान लो ये खींच गई। अब बेटे यार पिछली बार हमने शो नहीं किया, जब ये खींचेगी इसकी लेंथ बढ़ेगी तो पतली भी तो होगी ना थोड़ी, वॉल्यूम तो उतनी रहेगी इसकी, ये थोड़ी है लेंथ बढ़ाता चले जाएगा और थिकनेस थोड़ी उतनी रहेगी, थिकनेस कम हो जाएगी। तो मान लो हमने इसको खींच के इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो यार इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, कम होएगी ना। यानी अब इसका डायमीटर जो है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है जी। इसका डायमीटर जो है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बेटा देखो, जो चेंज इन लेंथ आया है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन इधर पहले मान ले इसका डायमीटर कितना था, डी। अच्छा पहले मान ले इसकी लेंथ कितनी थी, एल। अब एल प्लस डेल्टा एल हो गई है। अब पहले इसका डायमीटर कितना था, डी, अब चेंज हो गया ना, देख। तो चेंज कितना आया, मान लो डेल्टा डी आया। तो डेल्टा डी क्या हुआ, चेंज इन डायमीटर, वो नेगेटिव चेंज आएगा ना भाई। लेंथ इंक्रीज हुई है तो डायमीटर में क्या आएगी, कमी आएगी। लेंथ अगर बढ़ गई तो डायमीटर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने वायर की लेंथ खींच दी तो उसके डायमीटर को कोई फर्क ही नहीं पड़ना, पड़ना था पड़ गया। अब यहां पे पॉइंट ये है, दो टर्म आ रही हैं, एक जिसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो तो पता है, डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय एल। यार यहीं पर ना एक और टर्म हमें लेकर आनी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन भाई? लेटरल। एक तो होगी लेंथ वाइज स्ट्रेन, एक अब डायमीटर में कमी आ गई ना, वो जो कमी आई है तो डायमीटर वाइज भी लेटरली भी क्या पड़ी, इसमें स्ट्रेन पड़ी, इसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। ये होगी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। देख, स्ट्रेन तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ही है, तो ये होगी चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये होगी चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, ये नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लेटरल स्ट्रेन। अब बात चल रही थी पोजीशंस रेशियो की, है ना, बात चल रही थी अपनी पोजीशंस रेशियो। अब ये क्या चीज है? इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब भाई कभी आ जाएगा पोजीशन रेशियो क्या है, इसके बारे में लिख लो कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है जी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट इज लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है? डेल्टा डी बाय डी, ये क्या है? डेल्टा एल बाय एल। यूनिट भैया इसकी कुछ ना ही, क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, स्ट्रेन की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगी, वो कट जाएगी। ठीक है, सॉरी, स्ट्रेन की नहीं, स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस स्ट्रेन की तो वैसी नहीं होती, ऊपर भी 9 यूनिट नीचे भी 9 यूनिट, स्ट्रेन की तो वैसी नहीं होती भाई। तो इसकी भी क्या आ जाएगी? 9 यूनिट आ जाएगी। तो इसकी यूनिट यूनिट भैया कुछ नहीं होती, पोजीशन रेशियो बस है। हर एक मटेरियल का अपना कुछ, जैसे मान लीजिए वायर ही है, अब इसका कुछ यंग्स मॉडुलस होगा, ठीक है। अब इसी का थोड़ा बड़ा साइज की कोई चीज बना ले तो सॉलिड है ना, इसी का कुछ ना कुछ बल्क मॉडुलस भी होगा। इसको कुछ ऐसे कर दें कि इसमें तू शियर स्ट्रेन दे सकता हो, तो सेम मटेरियल का कुछ ना कुछ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी होगा, और ऐसी स्थिति तो आ ही सकती है, तो इसका कुछ ना कुछ पोजीशन रेशियो भी होगा। तो सॉलिड जो है ना, उसके पास सब कुछ है, लिक्विड गैस है उसके पास बल्क है, ये सब को बात उसकी बनती नहीं है। ठीक है, कहते हैं, याद रखना, थ्योरेटिकली अगर कैलकुलेट वगैरह करें, मैं तो बस फाइनल कंक्लूजन ही दे रहा हूं आपको कि जो सिग्मा की वैल्यू है थ्योरेटिकली तो -1 से लेकर 0.5 तक जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल ये नेगेटिव नेगेटिव में नहीं जाती, ये 0 से लेकर 0.5 लेनी होती है बेटा। प्रैक्टिकली ये 0 से लेकर 0.5 ही लेनी होती है। अब बेटा अगली बात कि यार कोई भी सॉलिड होगा उसके पास यंग्स मॉडुलस भी है, उसके पास बल्क मॉडुलस भी है, उसका मॉडुलस रिजिडिटी भी है, उसका पोजीशंस रेशियो भी होगा। अब यार इनके बीच में कुछ बेसिक रिलेशंस भी होती हैं, मुश्किल है, लेकिन अगर याद रह जाएंगी तो एक दूसरे से आप उलझा कर एक दिया हो दूसरी चीज कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फार्मूले आपको लिखवा देता हूं, आपको याद करने की कोशिश करनी है। देखो याद नहीं हो पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर ही लोगे ना, जो याद हो गया वही सी। तो इनके बीच में 2-4 रिलेशंस है। वाई के एक मटेरियल है, उसका यार वाई भी होगा, के भी होगा, ईटा भी होगा, सिग्मा भी होगा,
तो इनके बीच में रिलेशन है, दो चार एक्सप्रेशन है, मैं लिखूंगा, याद होती है तो ठीक है, सारी नहीं, कम से कम एक आधी तो भाई याद करके रखना ही। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें पहली रिलेशन बनती है कि y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, या फिर y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है जी, या फिर सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2 ईटा। यहां बेटा एक रिलेशन है 9 बाय वाई इक्वल टू 3 बाय ईटा प्लस 1 बाय के, याद रखना बेटा, ये रिलेशंस है। अब हैं, मुझे भी नहीं याद होती, भूल जाती बीच बीच में से, लेकिन भाई आपको याद हो जाएंगी तो आपके काम आएंगी। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में ना, थोड़ा हाई लेवल के जब न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें फिर इनका यूज हो जाता है। अगर आप याद कर पाओ तो कर लेना भाई। इनके बीच में बेसिकली ये रिलेशंस है कि y जो होता है वो 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, मतलब तीन चीजों की इन्वॉल्वमेंट है। देख, y k और सिग्मा, अब यहां पे ईटा नहीं है। अब इसमें देख y ईटा और सिग्मा, इसमें k नहीं है, इसमें सिग्मा k और ईटा है, y नहीं है, ठीक है जी। इसमें y है, ईटा और k है, सिग्मा नहीं। तो यार अगर मैं इतनी बात करता हूं, इतनी, तो मैं मान के चलता हूं कि जी हमने वो जो बेसिक बात है ना कि हुक्स लॉ से शुरुआत की है। देख हमने हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो है वो किसके इक्वल था, कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी बोला। वो तीन टाइप के थे, y के ईटा, उन्हीं को हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं भैया, जो भी पिछले 40-45 मिनट में किया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा न्यूमेरिकल वाला है। आज का लेक्चर बस ये लगा लो पूरा न्यूमेरिकल वाली चीजें। एक चीज रह गई है, वो भी मैं साथ के साथ ही खींचने जा रहा हूं कि जी एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर, साथ के साथ ही खींच रहे हैं अभी आज ही इसको। अब बेटा यार एक बात रह गई छोटी सी, लेक्चर छोटा ही होगा आज का, 1 घंटे से ऊपर नहीं जाने वाला मुझे लगता है, लेकिन ये सारा न्यूमेरिकल वाला यार जितनी बातें हैं आज ही क्लोज कर दूंगा। ओके, एक छोटी सी बात और रह गई कि जी एक वायर है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लिख लो, हेडिंग डाल लो, वर्क डन, हेडिंग डाल लेना, कुछ नहीं 5 मिनट में करा दूंगा। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, ठीक है। वायर को जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में वर्क डन नहीं निकालते थे, तो वैसे ही वायर को स्ट्रेच करने में भी देख, स्प्रिंग को खींचते थे, उसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसको वापस लेके जाता है, तो उसको खींचने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। यार वायर वगैरह है, इसको जब खींच रहे हो तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है हुक्स लॉ के हिसाब से। देख, वहां भी हुक्स लॉ होता है, यहां पे भी हुक्स लॉ होता है, फॉर्म उसका बस चेंज हो गया। तो इसको खींचोगे, इसको खींचने में वर्क डन करना पड़ता है, तो हेडिंग डालो, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, या इसकी हेडिंग हो सकती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। बस वो स्प्रिंग में भी यही हेडिंग होती थी कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो बात वही है, 2-4 मिनट में ड्राइव कर देने, लेकिन बस स्प्रिंग की बजाय क्या है बेटा, वायर है। न्यूमेरिकल में बहुत इसका यूज होने वाला है जी आपको। ओके, तो मान लो ये एक वायर है यार, ठीक है, इसको आप नीचे खींच रहे हो मान लो। अब यार पहले इसकी जो स्ट्रेचिंग थी, यानी जो चेंज इन लेंथ थी, वो 0 थी, है ना।
पहले जो स्ट्रेचिंग थी वो 0 थी, जब स्ट्रेचिंग 0 है तो रीस्टोरिंग फोर्स भी कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। हमें कोई रीस्टोरिंग फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सॉरी इसके अंदर कोई रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है। जब आपने अभी फोर्स ही नहीं लगाया, स्ट्रेचिंग ही नहीं हुई, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी नहीं डेवलप होगा। मान लो आपने थोड़ा फोर्स इंक्रीज कर दिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई, थोड़ा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, और इंक्रीज करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर वाला बढ़ जाएगा। कहने का मतलब स्टार्टिंग में रीस्टोरिंग फोर्स 0 था, जब तुमने स्ट्रेच कर दिया रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ गया, और स्ट्रेच करोगे और बढ़ेगा। मान लो तुम्हारी स्ट्रेचिंग अब 0 से कितनी हो चुकी है, डेल्टा एल। तो जब स्ट्रेचिंग 0 थी तब रीस्टोरिंग फोर्स कितना था, 0 था। फाइनली रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, एफ हो गया। तो बेटा यार यहां पे कह सकते हैं कि जो एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स है ना जी, एवरेज रीस्टोरिंग फोर्स वो है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, उसकी एवरेज ले ली बस। ठीक है जी। तो अब इसके अगर हम फोर्स स्टार्टिंग में 0 लगा रहे थे और फाइनली एफ तक पहुंच गए, या इसके अंदर 0 से एफ तक पहुंचे, तो एवरेज फोर्स जो लगेगा वो होगा 0 प्लस एफ बाय 2, यानी कितना आ जाएगा यार, जो फाइनली लग रहा है उसका आधा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी इतना लग रहा था, स्टार्टिंग में तो बहुत कम लग रहा था, फाइनली ये लग रहा था, जो फाइनली लग रहा है उसका आधा लगेगा, एफ बाय 2। ओके, अब अगली बात, जब हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो इसमें थोड़ी बहुत ही डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेंगे, डेल्टा एल मान लेंगे। और अगर हमने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो हमें पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस हिसाब से बेटा यहां पर वर्क डन कितना आ जाएगा, यहां पे एवरेज फोर्स आना है, एवरेज फोर्स एफ बाय 2 है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल है। करने को और भी बहुत तरीके हैं इसको ऑब्टेन करने के, लेकिन सीधी सी बात है डायरेक्ट ही कर दिया, किताबों में भी ऐसे ही दिया होता है, हाफ एफ डेल्टा एल। याद कर लो जी, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर थ्रू अ लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा एल। अपने फार्मूलाज में एक इसको भी क्या कर लो, ऐड कर लो। देखो आपके यंग्स मॉडुलस का फार्मूला याद होना चाहिए, बल्क मॉडुलस का याद होना चाहिए, उधर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का याद होना चाहिए, एक वो जो मैंने रिलेशंस वाले बताए थे वो भी याद होने चाहिए। लेकिन चलो वो लेटर स्टेज में है, जो 4 फार्मूले बताए थे ना, वाई के ईटा सिग्मा के बीच में रिलेशन, वो याद तो होने चाहिए, लेकिन चलो उसको भी लेटर स्टेज में देखना। लेकिन पहले जो बेसिक वाले फार्मूले ना, कि यंग्स मॉडुलस एफ बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, जिनका डायरेक्ट यूज होना है, वो तो याद होने ही चाहिए। तो उनमें से एक ये हो गया, हाफ एफ डेल्टा एल। अब इसी के आगे लिख लो कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एक तरह की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो लिख लो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द वायर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यही फार्मूला आ जाता होता है, हाफ एफ डेल्टा एल। याद रखना है जी, हाफ एफ डेल्टा एल याद रखना है। ओके, अब कई बार ना इस पे वो एनर्जी डेंसिटी करके क्वेश्चन पूछता रहता है। तो वायर को स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने में जो वर्क डन है वो कितना भाई, हाफ एफ डेल्टा एल। ठीक है, स्ट्रेच करने में जो वर्क डन है दैट इज हाफ एफ डेल्टा एल आ गया। नाउ ध्यान देना जी, अगली बात कि एक ना टर्म आएगी एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, तो वायर को खींच दिया, उसमें एनर्जी आ गई, भैया एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी कितनी आई है, हाफ एफ डेल्टा एल, नीचे वॉल्यूम
किसकी, वायर की बात चल रही है तो वायर की वॉल्यूम होगी, तो ये होगी एफ डेल्टा एल। यार वायर है, वायर की जो वॉल्यूम है वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिखी जा सकती है, तो वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, समझो, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दो, ये हाफ आ गया, ये क्या बन गया एफ बाय ए, ऐसे लिख दिया देख, ठीक है, एफ बाय ए अलग करके लिख दिया, और ये क्या चीज बन गई डेल्टा एल बाय एल, एफ बाय ए अलग कर लो और इसको डेल्टा एल बाय एल को ऐसे रहने दो, देखो कुछ ना किया, ये एफ बाय ए अलग कर दिया, डेल्टा एल बाय एल अलग कर दिया। अब एफ बाय क्या होता है स्ट्रेस, और डेल्टा एल बाय एल क्या होता है स्ट्रेन। तो आप ये भी रह सकते हो कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है इट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बाकी जितना मर्जी जैसे मर्जी इनको मॉडिफाई करते रहो। तो कुल मिलाकर हमने जो बातें की उनसे अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट इस चैप्टर का निपट जाएगा। ओके, तो ये 2 बैक टू बैक लेक्चर थे आपके। लेक्चर 1 इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्टरी, लेक्चर 2 में सारा मैथमेटिकल पार्ट आ गया। अब न्यूमेरिकल करेंगे 1-2 दिन, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे भाई। अब 2 दिन कम से कम तो इस क्या चलेंगे, न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे, वो हम लाइव क्लास में करेंगे, ठीक है। आप अपने ट्राई वगैरह करते रहना, तो लाइव क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, वीडियो डालनी होगी न्यूमेरिकल वाली तो वीडियो भी डाल देंगे, चलो एक आधी। तो अब इस पे बेस्ड क्या करेंगे बेटा, कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके बाद फिर से एक लेक्चर, कुछ और बातें रह गई हैं इस चैप्टर में, थ्योरेटिकल वाला है वो भी देखेंगे, एक लेक्चर में कवर होता है, 1.5 में कवर होता है। तो आज के लिए तो इतना ही है, बस इतना है कि इनको रिवाइज करके कुछ नहीं है, इजी रिवाइज कर कर अपनी असाइनमेंट जो हैं उनको टेकअप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपनी असाइनमेंट को टेकअप कर लो, बाकी फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी आपको धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।